नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका एग्जाम आपका 28 फरवरी को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपका पॉलिटिकल साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों के मोस्ट डिमांड पर हम लोगों ने जो आपका 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका महातांडव वीडियो लेकर के आया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का उस वीडियो का आपको थंबनेल मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। और याद रखिएगा, ये जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो जो डॉकयार्ड है ये आपका ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लोथल। और ये जो लोथल है बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो कि वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लोथल आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? पहले आप लोग ये बताइए कि मौर्य वंश के पहले शासक कौन थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के जो पहला शासक था यानी कि फर्स्ट शासक था, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने आपका नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद जो इसके आखिरी शासक थे, ये आखिरी शासक यानी कि अंतिम शासक आपका बृहदस्थ थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदस्थ थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदस्थ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? यानी कि जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना कौटिल्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कौटिल्य। और ये जो कौटिल्य है बच्चों, इसके 3 नाम है। पहला नाम तो आपका कौटिल्य हो गया, दूसरा नाम इसका है विष्णुगुप्त। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, कौटिल्य की जगह पर आपका विष्णुगुप्त ऑप्शन में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और एक तीसरा नाम इसका और क्या है? चाणक्य। ठीक है, तीनों आपका एक ही व्यक्ति का नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, मृतकों का टीला आपका मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो एक आपका सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बच्चों? तो याद रखिएगा, ये आपका एक सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921 में। किसने किया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और ये जो आपका हड़प्पा नगर है बच्चों, ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा नगर आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का
नाम क्या था? तो देखिए, जिस प्रकार से अभी भारत में आपका प्रचलित मुद्रा क्या है? तो बोलिएगा सर रुपया है। ठीक उसी प्रकार से आपका मौर्य साम्राज्य में एक मुद्रा चलती थी, वो कौन सी थी? तो ये आपका पन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? यानी कि जो आपका मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है, इसको किसने लिखा है? तो इस पुस्तक की रचना आपका विशाखा दत्त ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए मैंने आपको जिस समय बताया कि मौर्य वंश का जो स्थापना है एक किसने किया था? तो बोलिएगा सर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, यानी कि ये मौर्य वंश का आपका क्या है, शासक है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद अशोक, आपको मालूम होना चाहिए कि अशोक आपका मौर्य वंश का सबसे एक तरह से कह सकते सबसे महान शासक था। ठीक है, यानी कि बहुत ही मजबूत शासक था। इन्होंने बहुत कलिंग का युद्ध किया था जिसमें आपको मालूम होना चाहिए लाखों व्यक्तियों का आपका क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो मौर्य वंश का शासक आपका अशोक भी है। उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार भी आपका मौर्य वंश का शासक है और बिंदुसार ही आपका कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, मौर्य वंश का शासक है। अजातशत्रु, अजातशत्रु आपका मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, और याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजातशत्रु कौन से वंश का शासक है? तो ये आपका हर्यक वंश का शासक है। इसे अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजातशत्रु कौन से वंश का शासक है? तो हर्यक वंश का शासक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो ये आपका 305 बीसी यानी कि 305 ईसा पूर्व में हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 बीसी में। ठीक है, देखिए ये सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस आपका सिकंदर का सेनापति था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी यानी कि 305 ईसा पूर्व में हरा देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका सेल्यूकस की बेटी थी एक हेलेना, ठीक है, तो ये अपने बेटी की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेल्यूकस के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज ने ही आपका इंडिका पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, तो ये जो मेगास्थनीज है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आपका क्या बनकर के आते हैं? तो ये आपका एक राजदूत बनकर के आते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो बोलिएगा सर 305 बीसी में। सेल्यूकस कौन था? तो बोलिएगा सर ये आपका सिकंदर का क्या थे, स्थल सेनापति थे। हेलेना कौन थी? तो हेलेना आपका सेल्यूकस की बेटी थी जिसकी विवाह आपका चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। सेल्यूकस के दरबार में एक व्यक्ति था, कौन था सर? मेगास्थनीज, जो कि यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका राजदूत बनकर के आता है और यहीं पे उन्होंने एक पुस्तक की रचना करता है जिसका नाम क्या था सर? इंडिका था। ठीक है, चलिए इतना डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता तो आपको सिर्फ आंसर ये बी सी करके बता करके जा सकता था, लेकिन इससे आपका नंबर नहीं आने वाला है, ना ही इससे आप बेहतर कर सकते हैं। बेहतर तभी कर सकते हैं जब आप अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा तब। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अमरावती का जो स्तूप है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और ये जो अमरावती है ना भाई साहब, ये आपका आंध्र प्रदेश का वर्तमान में राजधानी भी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे है अमरावती, आंध्र प्रदेश में है और यहीं पे आपका अमरावती का स्तूप भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? तो जो बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं ये आपका जातक कथा में संकलित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक कथा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? यानी कि सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पे है? तो बोलिएगा सर ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, तो इसकी संरक्षण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसको किसने बचाया था? इसको किसने मरम्मत करवाया था? ठीक है, तो इसके संरक्षण में आपका ये जो शाहजहां बेगम है और जो आपका सुल्तान जहां बेगम है, ये दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महत्वपूर्ण काम किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है, यानी कि दोनों ने योगदान दिया था। ठीक है
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। अगर पूछे कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका वर्धमान था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुद्ध पूछे तो क्या होगा? सिद्धार्थ होगा। अगर महावीर स्वामी पूछे तो क्या होगा? वर्धमान होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बच्चों, ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिए जैन समुदाय का जो प्रथम विभाजन होता है उसमें जो आपका जैन धर्म है ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला तो आपका श्वेतांबर है और दूसरा आपका था दिगंबर, ठीक है। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपका स्थूलभद्र, ठीक है। अगर पूछे कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये आपका भाद्र बाहु थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बोलिएगा सर भाद्र बाहु थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक आपका स्थूलभद्र थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्तूप संबंधित है निम्न में से। तो स्तूप आपका कौन से धर्म से संबंधित है? तो स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध, ठीक है। इस प्रकार से होता है, उसको आपका स्तूप कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। तो देखिए जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। बोलिएगा सर कब हुआ था, तो ये आपका प्रथम शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था सर, तो बोलिएगा सर ये आपका अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। तो देखिए सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है गुरु। क्या होता है पीर का मतलब? पीर का मतलब होता है गुरु। और शिष्य को सूफी परंपरा में क्या कहा जाता है, तो शिष्य को जो सूफी परंपरा है इसमें आपका मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मुरीद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीर का अर्थ होता है गुरु और मुरीद का अर्थ होता है आपका शिष्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आपका गुरु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। यानी कि जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संत थे इसका क्या योगदान था, ठीक है। तो इसका योगदान था धार्मिक सद्भाव में, यानी कि धार्मिक सद्भाव को इन्होंने बढ़ाया। साथ ही साथ आपका हिंदू और मुसलमानों को एकता किया, मतलब एक किया। उसके बाद सामाजिक सद्भाव में भी इनका योगदान था। यानी कि ये तीनों में आपका भक्ति सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए जो भक्ति आंदोलन है ये भारत के दक्षिणी भाग में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। दक्षिणी भाग मतलब जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, साउथ का क्षेत्र है, मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इस क्षेत्र में आपका क्या हुआ था, आपका भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो इस क्षेत्र से यानी कि दक्षिण से उत्तर इसको लेकर के किसने आया था, तो दक्षिण से उत्तर भक्ति आंदोलन को रामानंद लेकर के आए थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंद, ठीक है, रामानंद लेकर के आए थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था, इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के कौन आए थे, रामानंद लेकर के आए थे, ठीक है। तो पूछा कि कहां पे किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, तो दक्षिण क्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम खतरनाक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था, ठीक है। आज जो हम लोग कीर्तन भजन सुनते हैं तो इसका प्रारंभ किसने किया था कीर्तन का, तो इसका प्रारंभ आपका चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। और ये जो चैतन्य महाप्रभु है बच्चों, ये कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि कौन से क्षेत्र के संत थे, तो ये आपका बंगाल के थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है
कि निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो जो आपका निज़ामुद्दीन औलिया है बच्चों, ये कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका चिश्ती संप्रदाय, कौन से, चिश्ती संप्रदाय की सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिश्ती। ठीक है, अगर पूछे कि निज़ामुद्दीन औलिया जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, इसका प्रसिद्ध कथन है, याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, बात बात पे हम लोग नहीं कहते हैं, वो बड़ा सपना देखता है अच्छा को कुछ कहता है तो कहते बाबू अभी दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसने दिया था, निज़ामुद्दीन औलिया ने ही दिया था। और निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है, तो निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। कहाँ पे, अजमेर में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है। और निज़ामुद्दीन औलिया आपका कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तालवंडी किस का जन्म स्थान है, तो तालवंडी आपका गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक आपका याद रखिएगा कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये आपका सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो तालवंडी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस काल में प्रशासन में नयनकार व्यवस्था एवं अयनगार व्यवस्था प्रचलित था, तो ये कौन से प्रशासन में था, तो ये आपका विजयनगर के काल के प्रशासन में आपका नयनकार व्यवस्था और अयनगार व्यवस्था प्रचलित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो जो 1565 ईस्वी में हुआ था बच्चों, ये आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तालीकोटा का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना आपका 1336 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। उसके बाद ये जो साम्राज्य है इसका अंत कब होता है, तो इसका अंत आपका 1565 ईस्वी में होता है। कौन से युद्ध में होता है, तो ये आपका तालीकोटा का युद्ध में होता है। और ये जो तालीकोटा का युद्ध है बच्चों, ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य और उसी का एक आपका दुश्मन साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, ये दोनों साम्राज्य के बीच आपका ये तालीकोटा का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का हार होता है और बहमनी की जो साम्राज्य थी इसकी आपका जीत होता है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत कब, स्थापना कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे, तो कृष्णदेव राय ये आपका कौन से साम्राज्य के राजा थे, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य के ही राजा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, तो जो आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी, ये आपका बेल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जगह आपको यहाँ पे मिल सकता है विजयनगर, लेकिन विजयनगर आपका साम्राज्य का राज्य था। ठीक है, ये आपका बेल्लारी जिले में है, वर्तमान के बेल्लारी जिले में, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बेल्लारी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज ये आपका कौन थे, तो ये आपका 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 8 तेलुगु कवि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया हरियर और बुक्का ने किया था। कब किया था सर, तो 1336 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अकबरनामा की रचना आपका अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन तो 30 ही था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 34 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, 34 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन हो सके तो एक बार आप लोग रिवीजन के लिए कर लीजिए। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ देर के बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड होगा। और ये आपका इस सिलसिला जो क्वेश्चन अपलोड करने का जो वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है तब तक मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।